सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम आए हैं एक टॉपिक को लेकर जिसका नाम है स्केलर्स और वेक्टर। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये स्केलर्स और वेक्टर क्या होते हैं या स्केलर्स और वेक्टर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, या जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हम ये बात करते हैं कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं स्केलर या वेक्टर क्या है। स्केलर या वेक्टर किसी क्लास के लिए नहीं है, ये लगभग सभी क्लास में आता है। ये फिजिक्स के बहुत ही बेसिक्स में है और इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि स्केलर्स और वेक्टर क्या है या हम बेसिकली फिजिक्स में कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ नेचर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर नेचर में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब जब भी मुझे नेचर को समझना है या नेचर में मैं ऐसी चीज़ों को उठाता जा रहा हूँ जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ या समझ सकता हूँ, उनको मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आगे चल के दो भागों में डिवाइड किया गया है और उसको हम बोल रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर। असल में आज मैं यार डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा कि स्केलर्स की डेफिनेशन क्या है या वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, बल्कि हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली होता यह है कि स्केलर्स का मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर्स बोलते हैं। अब मैं मैग्नीट्यूड शब्द का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड शब्द क्या होता है इसको समझे। मैग्नीट्यूड का मतलब होती है उसकी वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ, एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पे हमारे बोर्ड में कुछ स्केलर्स की एग्जांपल हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, टेम्परेचर, ये सभी की सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसको अगर मुझे समझना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, बाकी और किसी भी चीज की नीड नहीं है। जैसे डिस्टेंस, मैंने बोला कि मेरे पास कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है 2 मीटर। तो ये जो 2 मीटर नाम की चीज है ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कहलाती है। मतलब अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड से मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल जा रही है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो क्वांटिटी स्केलर्स क्वांटिटी कहलाती है। यहाँ हमने देखो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ इसकी मैथमेटिकल वैल्यू अगर मुझे पता है तो मुझे इसके बारे में मिल जाता है। यहाँ पे बात ये उठती है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एक को हम स्केलर बोल रहे हैं और एक को हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो असल में होता ये है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी के एनालिसिस करते हैं, जब भी साइंटिस्ट किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैथ्स का यूज करते हैं, क्योंकि बिना मैथ्स के यूज के हम उस क्वांटिटी को ठीक तरीके से समझ भी नहीं सकते और अगर समझ भी लेंगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो मतलब अगर मुझे उसको सही तरीके से समझना है तो मुझे उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और मुझे अगर मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी तो मैं सिंपल अपनी बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा, बेसिक अर्थमेटिक अलजेब्रा का इस्तेमाल करूंगा। अर्थमेटिक अलजेब्रा क्या, जैसे मैं चीजों को ऐड करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ, सिंपली सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सिंपली डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, मतलब 2 मीटर, अगर 2 मीटर के मेरे पास 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर हो गया, मैंने बोल दिया इक्वल्स टू 8 मीटर। मैं इसको सिंपली ऐड कर सकता हूँ और घटाने के टाइम पे मैं सिंपली माइनस कर सकता हूँ। इस तरीके से मास, मान लो मेरे पास कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसका मास हो गया 5 kg। मैग्नीट्यूड इटसेल्फ से उसकी पूरी जानकारी मिल जा रही है। अगर इसके साथ मैंने 10 kg का मास और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 5 15 kg। इसमें से 5 kg हटा दिया तो क्या हो गया, 15 माइनस 5 10 kg। मतलब बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स का जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर्स बोलते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का पता के बारे में पढ़ना शुरू करे या जानना शुरू किए तो देखिए कि वहां पे ये सिंपल अर्थमेटिक मैथ्स फेल हो जाती है, या कई बार उस कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक आना शुरू हो जाती है। तो बाद में पता चले कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन फिजिकल क्वांटिटीज में एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे समझना है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी समझना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं, अभी हमने ये मास के खेल को समझा कि इसको मैं सिंपली ऐड कर पा रहा हूं, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं। लेकिन अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। अगर मैं इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स और बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। और बढ़ा दूंगा तो ये क्या होगा, मान लो मैंने 3 न्यूटन का फोर्स और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया। अगर लेकिन अब मैं इसमें 5 न्यूटन का फोर्स और बढ़ा देता हूं तो क्या 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15 और 5 20 होगा? नहीं, अब ये 20 नहीं होगा, बल्कि 15 माइनस 5 20 होगा।
इसका मतलब अगर मुझे इसको समझना है तो मुझे समझने के लिए इसके डायरेक्शन को बहुत ज्यादा देखना है। अगर मुझे इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है तो इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है, डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है। तो अभी भी एक हद तक मैं बेसिक अर्थमेटिक मैथ का इस्तेमाल कर पा रहा हूं। मैंने देखा कि अगर एक डायरेक्शन में चीज जा रही है तो मैंने प्लस बोल दिया, इसके अपोजिट में कोई डायरेक्शन है तो मैंने बोल दिया माइनस। लेकिन अब मैंने बोला कि मान लो कि मैंने इस डायरेक्शन से इसमें 30 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया। अब क्या मैं इस 30 न्यूटन के फोर्स को इन फोर्सेस के साथ ऐड करूंगा या फिर इन फोर्सेस के साथ ऐड करूंगा? ये क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा? क्योंकि अब यहाँ पे हमारी बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स काम करना बंद कर देती है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नई प्रकार की मैथ्स की जरूरत पड़ती है। उस चीज को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक नई मैथ चाहिए। उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको मैं नाम दूंगा वेक्टर अलजेब्रा। मतलब बेसिक सी बात यह है कि कुछ क्वांटिटीज का एनालिसिस करने के लिए, कुछ क्वांटिटी की मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए मेरी बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल होता है, बेसिक अर्थमेटिक मैथ का इस्तेमाल होता है। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। फिर से एक बार बात करते हैं कि अगर मैं डेफिनेशन वाइज समझूं कि हमारी किताबों में स्केलर्स की डेफिनेशन क्या मिलती है या वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या मिलती है, तो स्केलर्स की डेफिनेशन ऐसी मिलती है कि द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर्स। और वेक्टर्स में हमको पढ़ने मिलता है द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन then the quantity is said to be as vector quantity। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि स्केलर्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज, मैंने कुछ क्वांटिटीज बोर्ड पे लिखी हुई हैं। और वेक्टर्स में कुछ क्वांटिटीज कैसे आ रही हैं? जैसे हमने बोला डिस्टेंस कंप्लीटली स्केलर है। स्पीड मैंने बोला कि मेरी बाइक की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड को समझने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ। मेरा व्हीकल, मेरा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। फिर मैं बात कर रहा हूँ मास की। मास मैंने बोला 5 kg का मास, 10 kg का मास। इसको समझने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास एज इट इज कहीं पे भी रखा है उसका मास उतना ही है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, स्केलर है। मैंने बोला एनर्जी, जब भी मैं एनर्जी किसी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसमें भी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। सिंपली मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एनर्जी कंप्लीट स्केलर है। मैंने बोला डेंसिटी, कोई भी बॉडी इसकी डेंसिटी एक उसकी कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर पे है तो डेंसिटी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो डायरेक्ट डेंसिटी अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। पावर, टेम्परेचर, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। तो सबसे पहले हमने बोला डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ पढ़ा हुआ था पहले भी। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से डिस्प्लेस होकर दूसरे पॉइंट पे जाएगा। इसको समझने के लिए मेरे को एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, एक एरो की जरूरत पड़ रही है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी क्या? मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है और स्पीड के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तब वो चीज कैसी बन जाएगी? वेलोसिटी। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करी तब ये कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम बात करते हैं वेट का मतलब क्या हुआ? किसी मास को ग्रेविटी ने नीचे की तरफ एक्सेलरेट किया हुआ है। वेट का जो फॉर्मूला बनता है, W इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे m हमारा मास होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेट एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेट का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो वेट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम बात कर रहे हैं फोर्स। तो अभी हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता ही है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। जब भी कोई व्हीकल किसी एक जगह से एक्सेलरेट होता है तो वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होता है। तो डायरेक्शन के पास भी हमेशा एक्सेलरेशन के पास भी हमेशा एक डायरेक्शन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। आप क्लास 11th की फिजिक्स में इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मोमेंटम अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? कोई मूविंग मास की बात कर रहे हैं, मास जिसके पास वेलोसिटी है। अब आगे चल के पढ़ेंगे तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं। P इज इक्वल्स टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी।
कोई मास किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और उसी मोमेंटम में आए बदलाव को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। जब मुझे इसका एनालिसिस करना होगा तो मेरी बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स काम नहीं करेगी। यहाँ पे कौन सी मैथ्स काम करेगी, वेक्टर अलजेब्रा काम करेगा। तो इस टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने स्केलर्स और वेक्टर को अलग अलग भागों में समझा। टू द पॉइंट, या जो पॉइंट्स हमें याद रखना है, तो स्केलर्स क्या चीज है जिसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और वेक्टर्स क्या चीज है जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर्स और वेक्टर्स कहलाती हैं। कुछ क्वांटिटीज और होती हैं पर हमारे अप टू क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, उनको हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। टेंसर क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर से थोड़ा हटके होती है, इसका यूज नहीं है, हायर फिजिक्स में यूज होती है। बट अगर आप लोग कोई भी चाहेगा कि टेंसर क्वांटिटी को समझना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको टेंसर क्वांटिटी समझा दूंगा। तो स्केलर्स और वेक्टर आप लोगों को क्लियर हुआ तो बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि स्केलर्स और वेक्टर का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। जिनको ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। थैंक यू।